मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 8th का हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर जो है व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसी चैप्टर के आगे के बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बतलाया था कि किस तरीके से आपको अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग जो है कंपनीज को हराकर भारत में अपना वर्चस्व कायम किया। तो आज हम लोग मॉडर्न पीरियड के इतिहास के ही बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये मॉडर्न पीरियड हमारे लिए तो 1707 में शुरू हुआ, लेकिन पश्चिमी देशों के लिए ये मॉडर्न पीरियड का क्या मतलब होता है। तो देखिए कि पश्चिमी देशों के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए मॉडर्न पीरियड का मतलब ये था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पहली बात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, सोशल चेंजेस, सामाजिक बदलाव। तो ये 5 चीज जो हमने बताया, यही पांचों चीजें जो है ये पश्चिमी देशों के लिए, उनके लिए आधुनिकीकरण का समय यही था। यानी मॉडर्न पीरियड जो है, आधुनिक समय जो है ना, उनके लिए यही था। तो ये पीरियडाइजेशन जो है ना, ये पीरियडाइजेशन का मतलब ही है कि इतिहास में जो घटनाएं जो घटित हुई हैं, इन घटनाओं को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटना, जिससे कि इतिहास को अच्छे तरीके से समझा जा सके। जैसे एंशिएंट था, मिडिवल है और ये मॉडर्न है। हमारे पास जो मॉडर्न पीरियड के बारे में जो जानकारियां जो है ना, वो कई गुना ज़्यादा और बाकी अन्य पीरियड्स के मुकाबले। बात करेंगे इसके ऊपर कैसे है, लेकिन थोड़ा ये पीरियडाइजेशन वाली बात मैं आपको बता दूं। तो मॉडर्न पीरियड वेस्टर्न कंट्रीज के लिए हमने आपको बताया था क्या क्या है, और इंडिया के लिए मॉडर्न पीरियड क्या था। इंडिया के लिए मॉडर्न पीरियड आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी या सोशल चेंजेस नहीं थे। भारत के लिए मॉडर्न पीरियड जो था ना, वो आपको कॉलोनियल ही पीरियड था। अंग्रेजों का शासन, मुगलों का खात्मा, मुगलों का डिक्लाइनेशन, मुगल एम्परर का डिक्लाइन होना और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होना, ये भारत का मॉडर्न पीरियड था। जिस रफ्तार से पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण हुआ, विज्ञान और तकनीक का जो है बोलबाला रहा, उस तरीके से हमारे यहाँ नहीं था। इंडस्ट्रीज थे, ऐसा नहीं कह सकते कि उस समय हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं था। मॉडर्न पीरियड में था, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं थे, लेकिन वो हमारे पास कई वर्षों के बाद वेस्टर्न कंट्री से हमारे यहाँ आए थे। देखिए, जब हम कॉलोनियल पीरियड बोले, उसका समझ लीजिए कि उसका मतलब मॉडर्न पीरियड। कॉलोनियल पीरियड इज इक्वल्स टू मॉडर्न पीरियड। फॉर होम? फॉर द इंडियंस, भारतीयों के लिए। तो हमारे लिए मॉडर्न पीरियड जो है ऐसा ये नहीं था जो मैंने आपको बताया। हमारे यहाँ मॉडर्न पीरियड क्या था? हमारा मॉडर्न पीरियड जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। हमारा मॉडर्न पीरियड ये था कि हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मांगों को जो है ना सस्ते दामों में उपलब्ध करा रहे थे। यानी इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट्स को जो है, रॉ मटेरियल्स को हम सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रहे थे। हम अपना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। इंडस्ट्रियल गुड्स आ रहे थे भारत में, यानी यहां से चीप सस्ते दामों पर गुड्स जाए, लंदन जाता था,
ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरर होकर यहां पर आता था और यहां के लोग उसको फिर खरीदते थे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि भारत का इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो रहा है, रूंड हो रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। यहाँ की अपनी जो व्यवस्था जो थी वो भी खत्म होती जा रही है। अब सोचिए कि जो हैंडीक्राफ्ट्स जो होंगे, हस्तकरघा या हाथ से बनाने वाले जो आपको कारीगर जो होंगे, उनका रोजी रोटी तो चौपट हो गया ना। तो कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थे, पारंपरिक जो भारतीय पारंपरिक जो उद्योग जो था, वो उद्योग क्या हो रहा है, वो खत्म होता चला जा रहा है। इसी पर दादा भाई नौरोजी ने लिखा था एक किताब, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी गरीबी, द पॉवर्टी गरीबी, और साथ ही साथ अनजस्ट अन्यायपूर्ण तरीके से अंग्रेजी हुकूमत का शासन। उसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेज किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह, दीमक टर्माइट जो कि अगर किसी लकड़ी के अंदर अगर घुस जाए, वुडन ऑब्जेक्ट के अंदर, तो क्या करता है, उसे खोखला कर देता है, कमजोर करता चला जाता है। एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे। बस वैसे ही ये आपको जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ये इंडियन इकोनॉमी को क्या कर रही थी, रूंड कर रही थी, हॉलो, खोखला करते चली जा रही थी। खैर आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अब वो है सर्वेइंग, मैपिंग। सर्वेइंग और मैपिंग दोनों एक ही हैं। मतलब ये है कि देखिए, अगर किसी भी अगर मान लीजिए कि अगर आपने किसी कोई एक इलाका अगर आपको दिया गया है, ठीक है, तो किसी इलाके के अगर किसी को राजा बनाया जाए, तो वो राजा क्या करेगा, सबसे पहले उस इलाके का पूरा नक्शा बनाएगा, उसको जानेगा कहाँ पर क्या कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह की मिट्टी है, कैसा जलवायु है, सब कुछ। तो वैसे ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन करने लगी, तो उसके बाद उसने सबसे पहला काम किया कि भाई भारत का उसने सर्वे किया। और ये सर्वे करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था ये, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे का काम किया ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ना आसानी हो, फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरियाज इन द वास्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। भारत जैसे एक बड़े विशाल साम्राज्य पर, एक वास्ट एरिया पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने ये सोचा कि हमें सबसे पहले इसके जो है बारे में अध्ययन करना होगा। इसी को सर्वे कहा गया। सर्वे किया उन्होंने, ये हर इलाकों को समझा, रेवेन्यू सिस्टम के आधार पे अलग अलग इलाकों को बांटा गया, टोपोग्राफी के आधार पर अलग अलग जो इलाकों को बांटा गया, कहाँ पर किस तरीके की मिट्टी है, कैसा भौगोलिक फीचर्स है, माउंटेन्स किधर हैं, रिवर्स किधर किस साइड हैं, कहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सारा उन्होंने अध्ययन किया। तो पहला एक तो फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, सही तरीके से नियम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए या अच्छे तरीके से उस इलाके पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए किया। और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन, कि किस इलाके से कैसे रेवेन्यू कितना आएगा, कहाँ पर फर्टाइल लैंड है, कितनी अच्छी, कौन सा इलाका में सबसे अच्छा खेती होता है, ये सारा कुछ उनको करना था। इसीलिए उन्होंने भारत का जो है पहले सर्वे किया। अब सर्वे के बाद हम लोग बात करेंगे आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का। देखिए अंग्रेज, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपको एंशिएंट और मिडिवल के बारे में जितना हमें स्रोत नहीं है जानकारी के, उससे कई गुना ज्यादा जो है स्रोत है हमारे पास मॉडर्न पीरियड का। मतलब हम एंशिएंट और मिडिवल पीरियड के बारे में जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस जो हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशंस किसका है, मॉडर्न पीरियड का। कैसे?
तो इसमें मॉडर्न पीरियड्स जो हैं, इसकी जो जानकारियां जो आई हमारे पास, ठीक है, वो बहुत सारे ट्रैवलर्स के अकाउंट से आई, बहुत सारे तीर्थयात्री, पर्यटक, बाहर से सैलानी जो हमारे यहाँ आए, उन्होंने जो देखा उसको अपनी जो है किताबों में लिखा, उससे हमें जानकारी मिली। आधिकारिक तौर पे रिकॉर्ड्स जो थे, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, उससे, साथ ही साथ और कुछ किताबों के जरिए, समाचार पत्रों के जरिए, तो और जो है गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, इन सभी से हमें क्या पता चला, मॉडर्न पीरियड के बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानकारियां मिली, लोगों का क्या नजरिया था, क्या सोच था, ये सब कुछ हमें पता चलता है। इतिहासकारों को ये बहुत मदद किया, ये सारे इंफॉर्मेशंस जो है ना, इससे इतिहासकारों को भारतीय इतिहास को बनाने में, लिखने में बहुत सहूलियत हुए। ये रिकॉर्ड्स काफी हद तक, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मदद किए। तो ये रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। जरा आइए आप जो है, जो हमारे पास जो जानकारियां जो हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या था, अधिकारियों के द्वारा जो चीज़ें जो लिखी गई थी, अलग अलग समय पर जो अधिकारी जो थे, चाहे वो गवर्नर जनरल हो या वाइसरॉय हो या और अन्य पद पर जो है अधिकारी हो, सिविल सर्विसेज से जुड़े लोग हों, उन्होंने जो बातें जो लिखी है उससे कुछ जानकारियाँ मिलती है कि आखिर उस समय का क्या जो है राजनीतिक तौर पर क्या सिचुएशन था, सामाजिक तौर पर लोगों की क्या जीवन थी, लोगों को जो है किस तरीके से अंग्रेजों का शोषण जो है उन्हें बियर करना पड़ता था, सहना पड़ता था। इन सभी तरीके की जानकारी आपको इसमें मिलती है। देखिए न्यूज़पेपर्स एक बहुत बड़े रोल प्ले किए थे। उन्होंने एक दो काम किया, न्यूज़पेपर ने दो काम किया। पहला काम ये कि उन्होंने क्या किया कि देश के अंदर जो है ना राष्ट्रवादी फीलिंग को डेवलप करने में मदद किया। दूसरा काम ये कि उन्होंने अंग्रेजों के क्रूएल चेहरे को जनता के सामने रखा। ये दो इंपॉर्टेंट काम न्यूज़पेपर्स ने किया, जिसके कारण बस बहुत सारे जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो है, राष्ट्रवादी आंदोलन जो है बड़े पैमाने पर लोग जुटने लगे और लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ विरोध करना शुरू किया। तो न्यूज़पेपर्स के जरिए भी हमें एक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं इस समय के। अब देखिए न्यूज़पेपर्स भी बहुत तरह के थे। एक बंगाल गैजेटी है जो कि एक साप्ताहिक वीकली न्यूज़पेपर है, जिसकी शुरुआत जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा किया गया था। तो ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर है। तो कुछ न्यूज़पेपर्स जो थे वो आपको इंग्लिश थे, भाषा में इंग्लिश मत समझिए, यानी अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स थे, भाषा वाला नहीं, यानी अंग्रेजों के अपने न्यूज़पेपर्स थे, यानी वो ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जिनके एडिटर्स जो थे वो क्या थे, इंग्लिश थे, और वो हमेशा अंग्रेजों की गुणगान के बारे में छापते थे। वो कभी ब्रिटिश के क्रूअल चेहरे को नहीं दिखलाते थे। वो भारतीयों को जो है ना ऐसे ऐसे पिक्चर्स वो अपने जो है न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते थे, पिक्चर्स और आर्टिकल्स, जिससे कि भारतीयों को जो है ना शर्मिंदगी महसूस होता था। उनके मन के अंदर दहशत, डर की फीलिंग को डेवलप करने के लिए इस तरीके का चित्र जो है वो बनाते भी थे, जिसको हम लोग कैरिकेचर्स कहते हैं, व्यंग्य चित्र, कार्टून्स या कैरिकेचर्स बनाते थे। तो वो अपने अलग तरीके से उसको दिखाते थे। और भारतीय न्यूज़पेपर्स जो थे, जनता बाजार, यंग इंडिया, द ट्रिब्यून, ये सब कुछ अखबार थे जो कि क्या करते थे कि भारतीय लोगों की जो पीड़ा जो थी उसे दिखाते थे, लोगों को यूनाइट करने का काम करते थे, जिसके कारण बस
राष्ट्रवादी आंदोलन को एक मजबूती मिलती थी, लोगों को प्रेरणा मिलती थी, लोग एकजुट होते थे। तो ये कुछ अखबार ऐसे थे कि जो कि लोगों को जोड़ते थे, यानी राष्ट्रवादी जो है ना आंदोलनों को जो है एक दिशा देते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको इस चैप्टर से नेक्स्ट अपडेट्स दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे और अन्य बच्चों को जो है ना इससे कहीं ना कहीं आपके साथ साथ अन्य बच्चों की भी पढ़ाई हो। थैंक यू।